हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो प्राचीन भारत की सीरीज चल रही थी, तो उसका चैप्टर नंबर है ये 23। ठीक फ्रेंड्स, 23वां चैप्टर है ये। इससे पहले 22 चैप्टर हो गए हैं। अगर किसी ने ना देखा हो तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख ले। और इसमें हम जो पीछे पढ़ के आए हैं ना, उनके बारे में देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, शिल्प, व्यापार और नगर की विकास कैसा था। ठीक फ्रेंड्स, शिल्प कैसा था, मतलब व्यापारी वगैरह कैसे थे, नगर कैसे थे और इनका विकास कैसा था, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं उनके बारे में। ठीक फ्रेंड्स, शकों, कुषाणों और सातवाहन जो हम पीछे पढ़ के आए हैं ना, उनके नगरों की बात होगी इसमें। और इसमें हम देखेंगे क्या इनकी नगरीय व्यवस्था थी, कैसे व्यापार वगैरह था। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। पहले देखेंगे शिल्प और शिल्पी। ठीक फ्रेंड्स, चलिए देखिए शकों, कुषाणों और सातवाहनों का। ठीक फ्रेंड्स, शकों, कुषाणों और सातवाहनों का जो हम पीछे पढ़ के आए थे ना, ये 3 शासक, तो इन्हीं के बारे में बात होगी। और इनके बारे में देखेंगे कि ये कहाँ से व्यापार करते थे, कैसे इनका नगर था और व्यापारी वगैरह कैसे थे यहाँ पे। ठीक फ्रेंड्स, कुछ भी समझाने लायक नहीं है, शुद्ध एकदम हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। तो चलिए शकों, कुषाणों और सातवाहनों का। ठीक फ्रेंड्स, सातवाहनों का और प्रथम तमिल राज्यों का युग प्राचीन भारत में शिल्प और वाणिज्य के इतिहास का चरम उत्कर्ष काल कहा जाता काल था। ठीक फ्रेंड्स, वाणिज्य के इतिहास का चरम उत्कर्ष का काल था या कहा जाता था। इनका शासन देख लीजिए, 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व बताया गया है। समझ गए होंगे, मतलब शकों, कुषाणों और सातवाहनों और प्रथम जो तमिल राजाओं का युग था ना, प्राचीन युग, तो उसमें जो वाणिज्यिक व्यापार, मतलब शिल्प व्यापार और वाणिज्यिक वगैरह का पूरा चरम उत्कर्ष का काल था, टॉप पर था। ठीक फ्रेंड्स, मतलब व्यापार वगैरह इन राजाओं के टाइम पर टॉप रहा होगा। आगे देखते हैं मौर्य पूर्व मौर्य पूर्व काल के दीर्घ निकाय मौर्य पूर्व काल के दीर्घ निकाय के लगभग 24 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। ठीक फ्रेंड्स, जो ये मौर्य काल था ना, इसके पूर्व जो पुस्तक वगैरह लिखी हुई है इस दीर्घ निकाय में, लगभग 24 प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख है। ठीक फ्रेंड्स, या व्यवसायों का उल्लेख है। तो इसी काल में महावस्तु में जागीर के रहने वाले 36 व्यापारियों का उल्लेख है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, तो इसी काल के महावस्तु में जागीर में रहने वाले 36 व्यापारियों का उल्लेख भी है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब देखते हैं मिलिंद पन्नों की बात करते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है और कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। और इसका रचना किसने लिखी थी, ये मिनांडर ने। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलिंद पन्नों या मिलिंद पर्सन में तो 75 व्यवसाय गिनाए गए हैं, जिसमें से 60 विधिक प्रकार के शिल्पों से संबंधित है। ठीक फ्रेंड्स, मिलिंद पन्नों में बताया गया कि इसमें 75 व्यवसाय हैं और जिसमें से 60 यानी कि 60 विविध शिल्पों से संबंधित है। आगे देखिए, ये नोट लिखा हुआ है अंग्रेजी में, गारलैंड ऑफ मदुरई कहे जाने वाले तमिल मूल ग्रंथ में उपयुक्त दोनों बौद्ध मूल ग्रंथ की जानकारी मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, जो अंग्रेजी में जो गारलैंड कहा जाता है, जो मदुरई, देखो यहाँ से लिखा ना अंग्रेजी में, गारलैंड ऑफ मदुरई कहे जाने वाले मूल तमिल ग्रंथों में उपयुक्त दोनों। ठीक फ्रेंड्स, उपयुक्त दोनों की जानकारी में उपयुक्त दोनों बौद्ध ग्रंथों की जानकारी मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे सोना, चांदी, सीसा, टीन, तांबा, पीतल, लोहा और रत्न के काम वाले 8 शिल्प थे। ठीक फ्रेंड्स, इनकी बात बताई जा रही है कि सोना, चांदी, सीसा, टीन, तांबा, पीतल, लोहा, रत्न के काम वाले 8 शिल्प थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नीचे देखिए, यहाँ पर कुछ छुरियाँ सहित भारतीय लोहे इस्पात का निर्यात अबसिनियाई बंदरगाहों से किया जाता था। ये छुरी और कांटे की बात हो रही है। कुछ छुरी, कांटे सहित भारतीय लोहे और इस्पात का निर्यात अबसिनियाई बंदरगाहों को किया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि भारत के जो ये छुरी, कांटे वगैरह थे ना, और इस्पात और लोहा, ये भारत से अबसिनिया की तरफ भेजा जाता होगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए अबसिनियाई बंदरगाहों को किया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते पश्चिमी एशिया में उनकी भारी प्रतिष्ठा थी। किनकी, जो इंडिया से छुरी, कांटे और लोहा इस्पात भेजा जाता ना, उसकी बात हो रही है। पश्चिमी एशिया में उनकी भारी प्रतिष्ठा थी। मथुरा
साटक, ठीक है। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र के निर्माण का बड़ा केंद्र हो गया था। मथुरा में कोई साटक नामक कोई स्थान होगा, वहाँ पर बढ़िया वस्त्र बनाए जाते थे, इसलिए वह वहाँ का केंद्र हो गया था। दक्षिण भारत में कई नगरों में रंगरेजी उत्पन्न शिल्प थी, ठीक फ्रेंड्स। दक्षिण भारत में कई नगरों में रंगरेजी उन्नत शिल्प थी। आगे देखते हैं, मतलब यहाँ दक्षिण भारत में बताया जा रहा है कि कई नगरों में ना रंगरेजी, मतलब जो रंग वगैरह होते हैं ना, जैसे डाई हाउस वगैरह होता है, वहाँ पर कपड़े की रंगाई वगैरह होती है, उसकी बात बताई जा रही है। वही बात अभी रंगरेजी उन्नत शिल्प थी। आगे चलते हैं, उरैयूर में ईंटों का बना रंगाई का एक हौज मिला है, ठीक फ्रेंड। जैसा कि मैंने बताया, जो जहाँ पे कपड़ों की रंगाई वगैरह होती है उसे कहते हैं डाई हाउस, ठीक फ्रेंड्स। तो उसी की बात बताई जा रही है कि उरैयूर में ईंटों का बना एक रंगाई हौज मिला है, यानी कि डाई हाउस मिला है। अड़कामेड़ू में भी इस तरह का हौज मिला है, ठीक फ्रेंड्स। हौज मिले हैं या मिला है तो समझ गए होगे। इन जहाँ पे कपड़ों वगैरह की रंगों की रंगाई वगैरह होती है, कपड़ों की, धागों की, या जो कुछ भी कह लो, कोई कपड़ा है या चादर है या बेडशीट है, तो उस पर जो कलर वगैरह चढ़ाया जाता है जहाँ पर, उसे बोलते हैं डाई हाउस। और यहाँ बताया हौज खास, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। इस काल के अभिलेख बताते हैं कि बुनकरों, जौहरियों, मूर्तिकारों, मछुआरों, लोहारों, गद्दियों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुहाएं बनवाई तथा उन्हें स्तंभ, पट, कुंड आदि को दान दिया, ठीक फ्रेंड। जो इस काल में वगैरह अभिलेख वगैरह बताते हैं, जो ये बुनकर, जौहरी और ये मूर्तिकार, मछुआरे, लोहारों, गद्दियों के बारे में मैंने पीछे बताया था, ठीक फ्रेंड्स। जो गद्दियों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुहाएं बनवाई, ठीक फ्रेंड्स, तथा उन्हें स्तंभ, पट, कुंड आदि दान भी दिया, ठीक फ्रेंड्स। इन सब लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुहाएं बनवाई थी और फिर उन्हें कुछ दान भी दिया। आगे देखते हैं, विलास की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले शिल्पों में हाथी दांत का काम, कांच का काम और मणिकाणक्य, ठीक फ्रेंड्स, मणिक्य बनाने का उल्लेख था, ठीक फ्रेंड्स। बनाने का काम उल्लेखनीय था। जो विलास की वस्तुएं वगैरह, जो सुख लाभ भोग की वस्तुएं होती हैं, सुख भोग की, या फिर जो ज़्यादा ही जिन वस्तुओं की लालसा वगैरह हो या जिससे ज़्यादा मज़ा आता हो, तो उन्हें कहते हैं विलास की वस्तुओं के उत्पादन के लिए शिल्पी हाथी दांत का काम, कांच का काम और मणिक्य बनाने का काम उल्लेखनीय था। मणिक्य का मतलब ये जो मोती वगैरह बनते थे ना, उसकी बात बताई जा रही है। मणिके या मोती वगैरह बनाए जाते होंगे उस टाइम, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। भारतीय दंतशिल्प की वस्तुएं अफगानिस्तान और रोम में भी मिली हैं, ठीक फ्रेंड्स। जो भारतीय जो दंतशिल्प की वस्तुएं वगैरह बनाते होंगे वो अफगानिस्तान और रोम में भी मिली हैं। आगे चलते हैं। भारत में कांच डालने की जानकारी ईसवी सन के आरंभ से आकर प्राप्त की और उसे चोटी तक पहुंचाया, ठीक फ्रेंड्स। भारत में जो कांच डालने की जानकारी ईसवी सन के आरंभ में प्राप्त की, ठीक फ्रेंड्स। ईसवी सन के बारे में भारत के लोगों के बारे में कांच की चीज़ें बनाने के बारे में पता लगा होगा, और फिर उन भारतीयों को जैसे ही पता लगा, उन्होंने इस कला को टॉप पर पहुंचा दिया है, ठीक फ्रेंड्स, चोटी पर पहुंचा दिया, मतलब अच्छी चीज़ें और बनाई होंगी। आगे चलते हैं। सिक्कों की ढलाई महत्वपूर्ण शिल्प थी, ठीक फ्रेंड्स। सिक्कों की ढलाई महत्वपूर्ण शिल्प थी। शिल्पी लोग नकली रोमन सिक्के भी बना लेते थे, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ थे ना हम सिक्के, लोग क्या कहते हैं, शिल्पी लोग नकली रोमन सिक्के भी बना लेते हैं। ये तो अपने इंडिया की एकदम महान कला है, मतलब कुछ भी हो तो उसकी डुप्लीकेट तो तुरंत आ जाती है मार्केट में, ठीक फ्रेंड्स। उसी की बात हो रही होगी कि शिल्पी जो व्यापारी वगैरह थे, उन्होंने सिक्कों का डुप्लीकेट तैयार कर दिया हुआ, किनके, रोमन के, ठीक फ्रेंड्स। सिक्का डालने के कई तरह के सांचे उत्तर भारत और दक्कन में पाए गए, ठीक फ्रेंड्स। जहाँ से सिक्का वगैरह डाला जाता हुआ तो उसके सांचे वगैरह पाए गए हैं, ठीक फ्रेंड्स। कहाँ पर? उत्तर भारत में, उत्तर भारत और दक्कन में। आगे देखते हैं। हाथ से शिल्पियों के साथ साथ पक्की मिट्टी की सुंदर मूर्तिकाएं भी बनाई जाती थी, जो विशाल मात्रा में पाई गई हैं। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसमें शिल्प शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, जहाँ समझाने लायक होगा वहाँ समझाऊंगा। नालगोंडा, ठीक फ्रेंड, नालगोंडा जिले में यल्लेश्वरम, ठीक फ्रेंड, नालगोंडा के जिले यल्लेश्वरम, एक सेकेंड, आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ से ना
ये मैं लिखना रह गया था। नालगोंडा जिले में यलेश्वरम में मूर्तिकाएं और उनके निर्माण के सांचे सबसे अधिक संख्या में मिले हैं। ठीक फ्रेंड, समझ गए होगे। ये मैं अभी लिखा है मैंने, ये भूल गया था मैं लिखना। नालगोंडा जिले में यलेश्वरम नालगोंडा का जिले पड़ता हुआ यलेश्वरम में मूर्तिकाएं और उनके निर्माण के लिए सबसे अधिक सांचों की संख्या मिली है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, शिल्पी लोग आपस में संगठित होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, शिल्पी लोग आपस में संगठित होते थे और उनके संगठन का नाम श्रेणी था। ठीक फ्रेंड्स, ये आपस में मिलजुल कर रहते होंगे, संगठित मतलब इकट्ठे रहते होंगे, और उनके संगठन का नाम था श्रेणी। ईसा की दूसरी शताब्दी में महाराष्ट्र में बौद्ध धर्मावलंबी गृहस्थ उपासकों ने, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ ईसा की दूसरी सदी की बात हो रही है। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्मावलंबियों गृहस्थ उपासकों ने कुम्हारों, तेलियों और बुनकरों की श्रेणी के पास धन जमा किया ताकि उनसे बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र और अन्य वस्तुएं दी जाएं। ठीक फ्रेंड्स, यह बताया जा रहा है कि ईसा की दूसरी शताब्दी में जो महाराष्ट्र के बौद्ध धर्मावलंबी गृहस्थ उपासक कुम्हार, तेलियों, बुनकरों की श्रेणियों के पास धन जमा किया ताकि उन्हें बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र और अन्य वस्तुएं दी जा सके। ठीक फ्रेंड्स, ताकि उनकी नीड पूरी की जा सके। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए इन्होंने पैसा जमा किया होगा, बौद्ध भिक्षुओं के लिए वस्त्र और उनकी ज़रूरत के सामान दिलाए जा सके उन्हें। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। व्यापारी कहते थे गारलैंड और मदुरई के बाजार में गलियों को खरीद बिक्री करने वाले लोगों की चौड़ी नदियाँ कहा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा, ये गारलैंड और मदुरई के बाजारों की गलियों को खरीद बिक्री करने वाले लोगों की चौड़ी नदियाँ कहा जाता होगा। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा बात बताई जा रही है कि जो बाज़ार वगैरह होगा ना, तो वहाँ लोग आते जाते होंगे, मतलब नदी जितनी चौड़ी होती है ना, उतने ही चौड़े लोगों की भीड़ वगैरह होती होगी उस बाज़ार में। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए इन्हें चौड़ी नदी कहा गया है। साकल नगर के वर्णन में आपण, ठीक फ्रेंड्स, साकल नगर के वर्णन में आपण शब्द की आवृत्ति से दुकानदारों के महत्व का संकेत मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, जो साकल नगर होगा वो अपना वर्णन बता रहा है कि यहाँ आपण शब्द की आवृत्ति से दुकानदारों के महत्व का संकेत मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, ये आपण शब्द दुकानदारों के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए बताया जा रहा है। आगे देखते हैं। सौदागर और शिल्पी दोनों उच्च नीच और मध्य कोटि में बटे थे। ठीक फ्रेंड्स, जो सौदागर वगैरह थे, जो सौदा खरीदते होंगे या बेचते होंगे, सौदागर और शिल्पी दोनों उच्च नीच और मध्य कोटि के वर्गों में बटे हुए थे बौद्ध मूल ग्रंथों में। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध मूल ग्रंथों में सृष्टि नियम का प्रमुख सौदागर होता था। ठीक फ्रेंड्स, जो बौद्ध मूल ग्रंथ है उसमें सृष्टि निगम का प्रमुख सौदागर होता था, और कारवां, ठीक फ्रेंड्स, कारवां का नेता सर्वहार व्यापारियों के संघ का प्रधान होता था। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। जो बौद्ध मूल ग्रंथों के बारे में बताया जा रहा है कि जो श्रेणी निगम का प्रमुख सौदागर होता था और वह कारवां का नेता सर्वहार सौदागरों के संघ का प्रधान होता था, मतलब लीडर भी होता था वो। आगे देखते हैं। इनमें लगभग आधे दर्जन छोटे छोटे सौदागरों का भी उल्लेख है जो वणिक कहलाते थे। ठीक फ्रेंड्स, और मूल ग्रंथों में मतलब आधे दर्जन, यानी कि यहाँ बताया हुआ ना, मूल ग्रंथ में आधे दर्जन छोटे छोटे यानी कि 6-7 व्यापारी होंगे। आधे दर्जन का मतलब होता है 6। ठीक फ्रेंड्स, तो आधे दर्जन छोटे मोटे व्यापारियों का भी उल्लेख है जिनको बनिया कहते थे। वणिक माने होता है बनिया। ठीक फ्रेंड्स, इनका कहाँ वर्णन मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में, समझ लेना। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल वे में चल रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि आज आवाज़ मेरे गले में प्रॉब्लम है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसलिए धीरे ही बोल रहा हूँ। आगे देखते हैं। तमिल ग्रंथों में, ठीक फ्रेंड्स, तमिल ग्रंथों में दुकानदारों, ठीक फ्रेंड्स, तमिल ग्रंथों में दुकानदारों मीठी रोटियाँ, सुगंधित चूर्ण, चवेना और फूल मालाएँ बेचते थे। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए ये दारों लिखा हुआ था, ये मैंने काट दिया, अच्छा नहीं लग रहा था हमारा सेंटेंस। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए तमिल ग्रंथों में दुकानदार, ठीक फ्रेंड्स, ओनली दुकानदार पढ़ेंगे इसको। तमिल ग्रंथों में दुकानदार मीठी रोटियाँ, सुगंधित चूर्ण यानी कि चूर्ण वगैरह, चवेना वगैरह समझ लीजिए, देहात वगैरह में जो होते हैं ना, जो चने वगैरह भूनते हैं, या होरा वगैरह जिसको कई जगह पर बोला जाता है चवेना, जैसे हम चने चबते हैं ना, उसी को बोल रहे हैं चवेना, और फूल माला बेचते थे। आगे चलते हैं। गंधिक, इस गंधिक वर्ड को समझ लीजिए, पीछे चैप्टर में भी ये बताया था कि जो आज का गांधी वर्ड है वो गंधिक से ही निकला हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, गंधिक शब्द के अंतर्गत अनेक प्रकार के तेली, जिसमें कुछ सुगंधित तेलों
सुगंधित तेलों के विक्रेता होते थे या शामिल थे। अग्र वाणिज्यिक, ठीक है ना। अग्र वाणिज्यिक सौदागर कुछ भाषाई परिवर्तन करने वाले अग्रवालों के पूर्ववर्ती हो सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। जो अग्र वाणिज्य है ये भाषाई परिवर्तन करने पर अग्रवालों के पूर्ववर्ती हो सकते हैं, ऐसा यहाँ बताया गया है, ठीक फ्रेंड्स। अग्रवाल कास्ट भी होती है ना। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, व्यापार के मार्ग और केंद्र, ठीक फ्रेंड्स। कैसा इनका रास्ता वगैरह था और कहाँ इनका सेंटर था, ठीक फ्रेंड्स। सेंटर पॉइंट कहाँ था और इनका कैसा रूट था। भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच, ठीक फ्रेंड्स। अब दिखाई दे रहा होगा, भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच आरंभ में व्यापार अधिकतर स्थल मार्ग से होता था, ठीक फ्रेंड्स। जमीनी मार्ग से बात हो रही है कि जो शुरुआती दौर में भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार अधिकतर स्थल मार्ग से होता था, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि जमीनी मार्ग से। ईसा पूर्व की पहली सदी में शकों, पार्थियनों और कुषाणों की गतिविधियों के कारण स्थल मार्ग से व्यापार करना संकटापन्न हो गया था, ठीक फ्रेंड्स। मतलब मुश्किल आने लगी होगी, व्यापार करने में संकट उत्पन्न कर दिया हुआ इन्होंने शकों ने, पार्थियनों और कुषाणों ने, ठीक फ्रेंड्स। क्योंकि ये जिस रास्ते पर व्यापार वगैरह होता था ये वहाँ पर अपना राज्य में टैक्स वगैरह लगाते थे, तो इनके टैक्स वगैरह हाई थे, इसी वजह से संकट उत्पन्न हो गया था, ठीक फ्रेंड्स। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। ईरान के पार्थियन लोग भारत से लोहा और इस्पात का निर्यात करते थे, तथापि वे ईरान के और भी पश्चिमी इलाकों के साथ भारत के व्यापार में बाधा डालते थे, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए, ईरान के जो पार्थियन लोग थे ना, वो भारत से लोहा और इस्पात खरीदते वगैरह होंगे। आगे चलते हैं। तथापि वे ईरान और भी पश्चिमी इलाकों के साथ भारत के व्यापार में बाधा डालते थे, ठीक फ्रेंड्स। एक तरफ से ये खरीद वगैरह थे और जो दूसरी तरफ से भारत का व्यापार होता था ना, उनमें बाधा रोड़ा लगाते होंगे, ठीक फ्रेंड्स। ये बात बताई जा रही है। आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए, ईसा की पहली सदी में व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से होने लगा, क्योंकि ईसवी सन के आरंभ के आसपास मानसून का रहस्य पता लग गया था। अब नाविक अरब सागर के पूर्वी तटों से उसके पश्चिमी तटों तक का सफ़र काफ़ी कम समय में कर सकते थे, ठीक फ्रेंड। जो ईसा की पहली शताब्दी थी, इसके बारे में ईसा की पहली शताब्दी में समुद्री व्यापार होने लग गया था, और ये समुद्री व्यापार से इनको फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि ईसवी सन के आरंभ में के आसपास, ठीक फ्रेंड, जो ईसवी सन का आरंभ था उसमें इनको मानसून या क्लाइमेट वगैरह के बारे में जानकारी मिल गई होगी, ठीक फ्रेंड्स, कि किस मानसून में बारिश होती है, कब मौसम ठंडा रहता है या कुछ भी हो। तो उस वजह से ना ये पश्चिम में या इधर है ना, गुजरात की तरफ से पश्चिम से पूर्व जाने के लिए आसानी हो जाती थी। वही बात बता रही है, कहाँ बताया जा रहा है कि पश्चिम से पूर्व जाने के लिए इनको आसानी हो जाती थी और काफ़ी कम टाइम वगैरह लगता हुआ, क्योंकि अब जब समुद्र से व्यापार होगा तो नाव वगैरह, स्टीमर वगैरह चलेंगे। तो वही बात बताइए, क्योंकि नाविक अरब सागर के पूर्वी तटों से उनके पश्चिमी तटों तक का सफ़र काफ़ी कम समय में तय कर सकते थे या काफ़ी कम टाइम लगता होगा, ठीक फ्रेंड्स, समझा दिया है। आगे देखते हैं भारत के। यहाँ से देखिए, भारत के बंदरगाहों पश्चिमी समुद्र तट पर बड़ौच, ठीक है ना, बड़ौच और सोपारा तथा पूर्वी तट पर अरकामेडू और ताम्रलिप्ति, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ वगैरह ये पहुँच जाते होंगे। पश्चिमी तट पर ये बड़ौच और ये सोपारा था, तथा पूर्वी तट पर अरकामेडू और ये ताम्रलिप्ति था, ठीक फ्रेंड। इन बंदरगाहों को याद रखना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ बात हो रही थी ना पश्चिम से पूर्व की ओर जाने के लिए, तो पश्चिम में तो ये था बड़ौज और सोपारा, ठीक फ्रेंड, और पूर्व में ये पड़ते थे अरिकामेडू और ताम्रलिप्ति, ठीक फ्रेंड्स। मतलब इधर से इधर जाना था, बहुत ही आसान रास्ता हो गया था, ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। पश्चिमी बंदरगाहों से जाने के लिए पश्चिमी से पूर्व बंदरगाहों तक जाने के लिए, ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है। आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था ना इन सभी बंदरगाहों में बड़ौच सबसे महत्वपूर्ण और उन्नतशील था, ठीक फ्रेंड्स। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा उस टाइम का ये बंदरगाह बड़ौच, ठीक फ्रेंड्स, याद रख लेना इसको। आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया ना। वहाँ सातवाहन राज्य के उत्पादन तो
पहुँचते ही थे शक और कुषाण राज्य की वस्तुएं भी पहुँचती थी। ठीक फ्रेंड्स, कहाँ पर? बड़ोच में, क्योंकि सातवाहन राज्य का व्यापार भी होता था इसी बंदरगाह से, और वहाँ पे शक और कुषाण की वस्तुएं भी मतलब व्यापार के लिए पहुँचती होंगी। आगे देखते हैं, शक और कुषाण लोग भी पश्चिमोत्तर सीमा से पश्चिमी समुद्री तट तक 2 मार्गों से जाते थे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही कि शक और कुषाण के जो लोग थे ना, वो पश्चिमोत्तर सीमा से पश्चिमी समुद्र के तट तक 2 रास्तों से जाते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, दोनों मार्ग तक्षशिला, ठीक फ्रेंड, दोनों मार्ग तक्षशिला में मिलते थे और मध्य एशिया से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भी जुड़े होते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो ये दोनों मार्ग से आते जाते थे ना, कौन? ये कुषाण लोग। तो ये दोनों मार्ग समुद्री तट तक पहुँचते थे और ये दोनों मार्ग तक्षशिला में आकर मिलते थे, और जो तक्षशिला का मार्ग था ना, ये रेशम वाले मार्ग के साथ जुड़ा हुआ था। आगे चलते हैं, विदेश व्यापार देखेंगे इनका। ठीक फ्रेंड्स, समझ रहे हो गए? आज तो मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दर्द हो रहा है गले में बहुत तेज। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, भारत और रोम के बीच ये विदेशी व्यापार देख रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर कोई नोट्स बना रहा हो तो विदेशी व्यापार हेडिंग डाल ले। भारत और रोम के बीच व्यापार में साधारण लोगों के रोजमर्रा की काम की चीज़ें शामिल नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, तो मतलब जो भारत और रोम के व्यापार के बीच जो भी चीज़ें होंगी, मतलब डेली यूज की, वो चीज़ें शामिल नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, वो बताया जा रहा है कि व्यापार में साधारण लोगों के रोजमर्रा की चीज़ें शामिल नहीं थी। ठीक फ्रेंड्स, बाजार में विलास की वस्तुएं खूब चलती थी। ठीक फ्रेंड्स, विलास की वस्तुएं होती हैं जिसको ठाट बाट से जो बंदा रह रहा हो ना, पूरी सुविधा ले रहा हो एकदम फुल फैसिलिटी के साथ। आज के टाइम की बात बताई जा रही है, लेकिन ये ठीक फ्रेंड, उस टाइम विलास की वस्तुएं बोली जाती होंगी, जो आज के टाइम ठाट बाट एकदम फुल फैसिलिटी की वस्तुओं की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड, बाजार में विलास की वस्तुएं खूब चलती थी, जो अब जातीय वर्ग की आवश्यकताएं मानी जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, रोमन वालों ने सबसे पहले देश के सुदूर दक्षिणी हिस्से में व्यापार करना आरंभ किया, इसलिए उनके सबसे पहले सिक्के तमिल राज्य में मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि जो रोमन साम्राज्य था ना, उसने सबसे पहले सुदूर दक्षिणी हिस्से पर व्यापार करना आरंभ किया था, इसलिए उनके सिक्के सबसे पहले तमिल राज्य में मिलते हैं, यानी कि तमिलनाडु वगैरह का जो क्षेत्र है ना, दक्षिणी इलाका, वहाँ मिलते हैं। आगे देखते हैं, रोमन वाले मुख्यतः मसालों का आयात करते थे। ठीक फ्रेंड, जो रोमन साम्राज्य के लोग होंगे या रोमन साम्राज्य के जो भी व्यापारी या बनिए वगैरह होंगे, वो मसालों का आयात करते थे। वे मध्य और दक्षिण भारत में मलमल, मोती, रत्न और माणिक का आयात करते थे। ठीक फ्रेंड, माणे मोती वगैरह, वो उसकी बात हो रही है। ठीक फ्रेंड, मोती या सीप वगैरह जो होते थे ना, उनको बताया जा रहा है। लोहे की वस्तुएं खासकर बर्तन, मोती, हाथी। ठीक फ्रेंड, यहाँ से देखिए, लोहे की वस्तुएं खासकर बर्तन, फिर यहाँ से देखिए मोती, हाथी दांत, रत्न और पशुओं की गिनती विलास की वस्तुओं में थी। ठीक फ्रेंड, समझ गए होगे? दिखाई नहीं दे रहा? अभी दिखाई देगा। ठीक फ्रेंड, ध्यान से देखिए, हाथी दांत, रत्न और पशुओं की गिनती विलास की वस्तुओं में शामिल थी, जो मैंने आपको पिछले पेज पर बताया। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, चीन से सीधे। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये रेशम यहाँ से है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व में रेशम की खोज सबसे पहले किसने पता लगाया था? तो रेशम का उत्पादन किया था इन्होंने, चाइना वालों ने। ठीक फ्रेंड्स, रेशम का आविष्कार इन्होंने किया था, चाइना वालों ने। ठीक फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से रेशम चीन से सीधे रोमन साम्राज्य को अफगानिस्तान और ईरान से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भेजा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, जो ये चाइना वाले ये भेजते होंगे ना रेशम, ये रोमन साम्राज्य को अफगानिस्तान और ईरान से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भेजा जाता था इनका माल। ठीक फ्रेंड्स, किनका? रोमन साम्राज्यों का। आगे देखते हैं, पार्थियनों के आक्रमण की वजह से। ठीक फ्रेंड्स, ये आक्रमण लिखा हुआ है, अब दिखाई दे रहा होगा। पार्थियनों के आक्रमण की वजह से, ये पेंसिल से लिखा है मैंने, पार्थियनों के आक्रमण की वजह से रेशम के व्यापार। ठीक फ्रेंड्स, रेशम के व्यापार ठीक फ्रेंड्स, जो इन्होंने आक्रमण वगैरह किया था ना, पार्थियनों के आक्रमण की वजह से रेशम के व्यापार महाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग से होते हुए पश्चिम भारत के बंदरगाहों से होने लगे। ठीक फ्रेंड्स, होने लगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इधर तो ये पार्थियन वगैरह हमला कर देते थे, इस रास्ते से जाते थे, ये टैक्स वगैरह लेते थे या लूट वगैरह लेते थे,
तो उसी वजह से इनकी जो डिस्टर्बेंस हुआ होगा रेशम मार्ग का। ठीक फ्रेंड्स, फिर ये रेशम देखना कहाँ से जाता था, यहाँ से देखिए रेशम के व्यापार महाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग से होते हुए पश्चिमी भारत के बंदरगाहों से होने लगा। ठीक फ्रेंड्स, ये पेंसिल से लिखा है मैंने, होने लगा। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं। बदले में रोम के लोग भारत को खूब शराब और शराब के 2 हत्थे कलश और मिट्टी के अन्याय प्रकार के पात्र देते थे। ठीक फ्रेंड्स, जो ये इसके बदले में जो ये रेशम वगैरह या कुछ माल वगैरह बेचते होंगे, तो उसके बदले में भारत के लोगों को रोम साम्राज्य के जो लोग थे वो शराब देते थे, मतलब A1 क्वालिटी की शराब थी उस टाइम की। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार इतिहास में पढ़ा है ना कि जो मुगल साम्राज्य के जो शासक वगैरह थे वो विलास की वस्तुओं में शराब उनको टॉप पर रखनी थी। ठीक फ्रेंड्स, जो मुगल साम्राज्य के जो भी शासक वगैरह थे वो शराब को विलास की वस्तुओं में टॉप पर रखा करते थे। उसके बाद आता था हाथीदार। ठीक फ्रेंड्स, सबसे तो टॉप पर आती थी शराब और उसके बाद आता था हाथीदार, क्योंकि उस टाइम A1 क्वालिटी की शराब वगैरह मिलती थी। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही कि शराब के 2 हत्थे कलश और मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र बेचते थे। यहाँ शराब के 2 हत्थे वगैरह समझ लो, जो वो देखा होगा आपने फिल्मों वगैरह में या कई नाटक में, तो वो जो शराब भरी होती है ना, वो सुराही सी होती है, दोनों हाथों से उठा के डाली जाती है, वो सुराही सी जिसमें वो केतली सी लगी होती है, उसकी बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, शराब के 2 हत्थे कलश की तरह होता है ना, वो सुराही सी होती है जिसमें से वो डाल के पिलाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, राजा महाराजाओं को उसकी बात हो रही है। और मिट्टी के अन्य प्रकार के पात्र बेचते थे। आगे देखते हैं। सातवाहन अपना सिक्का डालने के जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे वह रोम से लपेटी हुई पट्टियों की शक्ल से मंगवाया जाता था। ठीक फ्रेंड, जो सातवाहन थे ना, ये अपना सिक्का डालते थे और जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे ना, ये सातवाहन लोग सिक्का डालने में वह वह रोम से लपेटी हुई पट्टियों की शक्ल में मंगवाया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि इनका शीशा वगैरह भी रोम से आता था। आगे देखते हैं। जब 115 ईस्वी में मेसोपोटामिया को जीतकर रोम साम्राज्य का प्रांत बना लिया गया, तब इस व्यापार को और सहूलियत मिली। रोम के सम्राट ट्रोजन ने न केवल मस्कट पर विजय प्राप्त की बल्कि फारस की खाड़ी का भी पता लगाया। ठीक फ्रेंड्स, जो 115 ईस्वी में इन्होंने रोमन साम्राज्य वालों ने मेसोपोटामिया को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया, और फिर इससे व्यापार को और भी मतलब और अच्छी डिमांड और अच्छा व्यापार बढ़ता गया होगा। ठीक फ्रेंड, इससे व्यापार को और सहूलियत मिली। और जो रोमन साम्राज्य का जो राजा था ना, ट्रोजन ने न केवल मस्कट पर विजय प्राप्त की बल्कि फारस की खाड़ी का पता भी लगाया था। ठीक फ्रेंड, ये क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं गया लेकिन पूछा भी जा सकता है कि फारस की खाड़ी का पता सबसे पहले किसने लगाया था, तो ट्रोजन ने। और ट्रोजन कौन था? रोमन साम्राज्य का एक राजा था। ठीक फ्रेंड, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहा हूँ मैं, एकदम डीप में। तक्षशिला में अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, तक्षशिला में यूनानी रोमन कांस्य मूर्तियाँ के उत्कृष्ट नमूने मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, तक्षशिला था ना, ये अपने इंडिया में पड़ता था उस टाइम। यूनानी रोमन की कांस्य मूर्तियों के अच्छे उत्कृष्ट नमूने मिले हैं, यानी कि जो यूनानी और रोमन साम्राज्य की जो कांस्य मूर्ति थी ना, A1 क्वालिटी की, वो यहाँ मिले हुए हैं। आगे चलते हैं। परंतु ओरेटाइन मृदभांड जो दक्षिण भारत में आमतौर पर पाए जाते हैं, वे मध्य भारत या पश्चिमी भारत या अफगानिस्तान में नहीं मिले हैं। ठीक फ्रेंड, परंतु ओरेटाइन जो मृदभांडों की बात हो रही है, जो दक्षिण भारत में आमतौर पर मिलते थे, वे अपने यहाँ मध्य भारत और पश्चिमी भारत या अफगानिस्तान में नहीं मिले थे। कहाँ मिलते थे? वो दक्षिण भारत वगैरह में जो इलाका है ना, दक्षिण भारतीय इलाका, वहाँ मिलते होंगे। क्यों? क्योंकि रोमन साम्राज्य का व्यापार ज़्यादातर दक्षिणी इलाकों से ही होता हुआ। ठीक फ्रेंड, जो शुरू में पढ़ाया है मैंने कि रोमन साम्राज्य सबसे पहले तमिलनाडु वगैरह के साथ व्यापार किया था इन्होंने, और वहीं पर इनके सिक्के वगैरह मिले हैं। तो इनके मृदभांड वगैरह भी वहीं मिलेंगे जहाँ से ये व्यापार करते थे, और व्यापार करते थे दक्षिण भारत से। ठीक फ्रेंड्स, इनका मध्य भारत और अफगानिस्तान में यहाँ कुछ नहीं मिला है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब देखते हैं रोमन लेखक प्लिनी क्या कहता है। ठीक फ्रेंड्स, रोमन लेखक प्लिनी ने 77 ईस्वी में लैटिन में लिखे हुए नेचुरल हिस्ट्री नामक अपने विवरण पर अफसोस प्रकट किया है। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने दुख वगैरह जताया हुआ, क्यों जता रहे थे ये दुख अभी देख लेते हैं। अफसोस प्रकट किया है कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता जा रहा था। ठीक फ्रेंड्स,
ये दुख था इन्हें कि भारत के साथ व्यापार करके स्वर्ण भंडार खाली हो रहे थे किनके, रोमनों के। यानी कि रोमन वगैरह जो थे वो अपना सोना लुटा रहे थे इंडिया वालों पर। ठीक फ्रेंड्स, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो ये नाम है ना प्लिनी, इसे आप याद रखना। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसकी है, तो ये प्लिनी की है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी आगे चलते हैं। यद्यपि रोमन व्यापारी दक्षिण भारत में बस गए। ठीक फ्रेंड्स, यद्यपि रोमन व्यापारी दक्षिण भारत में बस गए, यद्यपि इस बात का बहुत कम प्रमाण मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, कि वे भारत के लोग रोमन साम्राज्य में बसे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि मान लो अगर रोमन व्यापारी भारत के दक्षिण में बस गए, लेकिन इस बात का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, कि भारत के लोग रोमन साम्राज्य में भी बसे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात बताई जा रही है कि रोमन व्यापारी भारत दक्षिण में बस गए, यद्यपि इस बात का बहुत कम प्रमाण मिलता है कि भारत के लोग रोमन साम्राज्य में बसे। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे इस लाइन का। कि अब देखो डिटेल में समझा देता हूँ एक बार और, कि रोमन व्यापारी दक्षिण में तो बस गए थे, अपने इंडिया का जो दक्षिणी इलाका है वहाँ रोमन व्यापारी तो बस गए थे, लेकिन भारत के लोग रोमन साम्राज्य में जाकर बसे, इस बात का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, जो ये सेकंड लाइन है ना, इस बात का बहुत कम प्रमाण मिलता है कि भारत के लोग रोमन साम्राज्य में बसे। ठीक फ्रेंड्स, ये लाइन इसकी है, ना कि ऊपर वाले की। यद्यपि रोमन व्यापारी तो भारत में बस गए थे, इस बात का कोई प्रमाण मिलता होगा, लेकिन भारत के लोग जो रोमन साम्राज्य में जाके बस गए, इस बात का बहुत कम प्रमाण मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। अब देखेंगे इनकी करेंसी वगैरह क्या थी, मुद्रा और अर्थव्यवस्था। ठीक फ्रेंड्स, रोमन यहीं से है ना, रोमन स्वर्ण मुद्राएं अपनी धातु के लिए मूल्यवान थी। ठीक फ्रेंड्स, रोमन स्वर्ण मुद्राएं अपनी धातु के लिए मूल्यवान थी, मतलब इनका सोना भी ना A1 क्वालिटी का होगा। ठीक फ्रेंड्स, धातु के लिए मूल्यवान थी। आगे चलते हैं। कुषाणों ने काफ़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं चलाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो कुषाणों ने। ठीक है, चलाई। यह समझना गलत होगा कि सभी कुषाण मुद्राएं सभी कुषाण मुद्राएं स्वर्ण मुद्राएं रोमन सोने में डाली जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, मतलब यहाँ ये बात बताई जा रही है कि यह समझना गलत होगा कि जो इन्होंने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी ना कुषाणों ने, तो ये समझना गलत होगा कि इनसे ही सोना लेकर चलाया था रोमन वालों से, क्योंकि भारत में भी उस टाइम बहुत सारा सोना था। वो बात बताई जा रही है कि यह समझना गलत होगा कि सभी कुषाण स्वर्ण मुद्राएं रोमन सोने में डाली गई। ठीक फ्रेंड्स, या रोमन सोने से ली गई। और आगे देखते हैं। और भारत देखिए, और भारत के पास सोना नहीं था। ठीक फ्रेंड, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन्होंने सारी मुद्राएं, भले ही भारत के पास भी उस टाइम बहुत सोना था, कि यहाँ ये बताया जा रहा है कि सारी मुद्राएं जो इन्होंने चलाई थी ना, ये रोमन साम्राज्य से सोना वगैरह आता था उनसे नहीं लिया था। भारत के पास भी उस टाइम काफ़ी सोना था, तो इसीलिए कुषाणों ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं चलाई, ये बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 5वीं सदी के ईसा पूर्व भारत ने ईरानी साम्राज्य को नजराने के तौर पर 320 टैलेंट सोना दिया। ठीक फ्रेंड्स, अब देख लो, यहाँ बात क्लियर हो रही है कि रोमन साम्राज्य के व्यापार से पहले भी भारत के पास बहुत सारा सोना था, और ईरानी साम्राज्य को नजराने के तौर पर 320 टैलेंट सोना दिया था। किसने? इंडिया ने। आगे चलते हैं, यहाँ से देखते हैं। रोम के संपर्क के फलस्वरूप कुषाणों ने दीनार सदृश स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो गुप्तों के शासनकाल में खूब प्रचलित हुई, परंतु स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए नहीं होता था। ठीक फ्रेंड्स, अब ये बात बताई जा रही है कि रोमन के संपर्क के फलस्वरूप रोमन के साथ जो व्यापार वगैरह होता होगा, तो कुषाणों ने दिनार के दृश्य मुद्राएं जारी की, सदृश स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो गुप्तों के काल में, जो गुप्त वंश पढ़ेंगे ना हम आगे, जो गुप्तों के काल में खूब प्रचलित वगैरह थी ये सदृश स्वर्ण मुद्राएं। ठीक फ्रेंड्स, किसके काल में प्रचलित थी? ये गुप्तों के काल में प्रचलित थी। लेकिन जो ये स्वर्ण मुद्राएं इसने जारी की थी ना, ये रोज़ जो डेली की चीज़ें यूज करते हैं ना, उनमें इनका लेन देन नहीं होता था। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है कि परंतु स्वर्ण मुद्रा का प्रयोग रोजमर्रा के लेन देन में नहीं होता था। ये लेन देन शीशे, प्रोटीन, तांबे, सिक्के से चलते थे। ठीक फ्रेंड्स, जब शीशा, प्रोटीन या तांबे वगैरह के सिक्के वगैरह लेने जाओगे ना, तब ये स्वर्ण मुद्राएं चलती होंगी उस टाइम। आगे देखते, कुषाणों ने उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में तांबे के सिक्के सबसे अधिक संख्या में जारी किए। तांबे और कांसे के सिक्के भारी मात्रा में कई देशी राजवंशों ने भी जारी किए। ठीक फ्रेंड्स,
ये बात बताई जा रही है कि उत्तर भारत में जो उत्तर भारत और उत्तरी पश्चिमी भारत में ना कुषाणों ने तांबे के सिक्के भी बहुत जारी किए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ही तांबे के सिक्के जारी किए थे। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कई देसी राजवंशों ने भी तांबे और इसके सिक्के जारी किए थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था ना तांबे के सिक्के भारी राजवंशों ने जारी किए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जैसे मध्य भारत में नटराज, क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे मध्य भारत में राज करने वाले नाग। ठीक फ्रेंड्स, जो मध्य भारत में नाग वंश था ना, शिशुनाग वंश, उसकी बात बताई जा रही। पूर्वी राजस्थान तथा हरियाणा और पंजाब उत्तर प्रदेश के संलग्न क्षेत्रों पर शासन करने वाले योद्धे तथा कौशाम्बी, मथुरा, अवंती और अहिच्छत्रा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित। ठीक फ्रेंड्स, जो यही क्षेत्र वगैरह है ये उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में पड़ता होगा, पर राज करने वाले मित्र। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने भी बहुत सारे सिक्के वगैरह जारी किए थे तांबे और कांसे के। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई जा रही है। अब आगे देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे शहरी बस्तियाँ, इनकी बस्तियाँ वगैरह कहाँ कहाँ थी। तो चलिए देखते हैं। अधिकतर नगर ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में कुषाण काल में फले फूले। ठीक फ्रेंड्स, जो अधिकतर नगर वगैरह थे ना पहली और दूसरी सदी में कुषाण काल में फल फूल रहे थे, मतलब ठाट बाट ले रहे थे ये नगर। आगे चलते हैं। बिहार के कई पुरास्थल जैसे चिरांद, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इस चिरांद को याद रखना। ये यूपीपीसीएस में कई बार मिलान करने के लिए पूछा गया है। ठीक फ्रेंड्स, ये चिरांद कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक फ्रेंड्स, बिहार के कई पुरास्थल जैसे चिरांद, सोनपुर, बक्सर आदि तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट श्रृंगबेसरपुर, सगोरा, बीटा, कौशाम्बी तथा इसके पश्चिम जिले में अतरंजी खेड़ा और अन्य स्थल कुषाण काल में उन्नति पर थे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है। ठीक फ्रेंड्स, अधिकतर नगर पहली और दूसरी शताब्दी में कुषाण काल में फल फूल रहे थे, लेकिन बिहार के जो चिरांद, सोनपुर, बक्सर है और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के पुरास्थल खैराडीह और समय मानसून कुषाण काल में समृद्ध थे। ठीक फ्रेंड्स, ये लाइन छूट गई थी आई थिंक, दोबारा बता देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया था ना। ये जो बिहार के कई पुरास्थल जैसे चिरांद, सोनपुर, बक्सर आदि तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के पुरास्थल खैराडीह और मानसून कुषाण काल में समृद्ध थे। ठीक फ्रेंड्स, सबकी कुषाणों की बात हो रही है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये राज थे, खैराडीह, मानसून और कुषाण काल में समृद्ध थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट श्रृंगेश्वरपुर, सगोरा, बीटा और कौशाम्बी, इसके पश्चिमी जिले में अतरंजी खेड़ा और कई अन्य पुरास्थल भी इसी काल में उन्नति पर थे। किसके काल में? कुषाण काल के। ठीक फ्रेंड्स, अब समझ गए होगी, ये लाइन मिस हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। यूपी बिहार को निपटा दिया। अब आगे देखते हैं पंजाब के अंतर्गत जालंधर, लुधियाना और रोपड़ में। ठीक फ्रेंड्स, पंजाब के अंतर्गत जालंधर, लुधियाना और रोपड़ में। हरियाणा में, राजस्थान में रंग महल भी कुषाण संरचनाओं के मशहूर थे। ठीक फ्रेंड्स, जैसे बिहार वगैरह के इलाके चिरांद वगैरह थे ना, वो ठाट ले रहे थे, फल फूल रहे थे उस टाइम। लेकिन अब इधर बात करते हैं पंजाब के अंतर्गत जालंधर, लुधियाना और रोपड़ में। हरियाणा में, राजस्थान में रंग महल भी कुषाण संरचनाओं के लिए मशहूर थे। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये भी पूरा ठाट कर रहे होंगे, कुषाण संरचनाओं के लिए मशहूर थे। आगे देखते हैं। मालवा पश्चिमी भारत के। ठीक फ्रेंड्स, मालवा पश्चिमी भारत के नगरों। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ लिखा हुआ है नगरों में यहाँ लिखा हुआ है। जहाँ से मैंने पेंसिल से चलाई है ना, पेंसिल से मार्क किया वो देखना। मालवा और पश्चिम भारत के नगरों में यहाँ पे है। मैं सबसे महत्वपूर्ण राज्य उज्जैनी था। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ दो बड़े मार्ग मिलते थे। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ दो बड़े मार्ग मिलते थे, एक कौशाम्बी जाने वाला और दूसरा मथुरा से। ठीक फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण राज्य था मालवा और पश्चिम भारत के नगरों में, वो था उज्जैनी, क्योंकि यहाँ पर दो बड़े मार्ग मिलते थे, एक था कौशाम्बी से आने वाला और दूसरा मथुरा से। ठीक फ्रेंड्स, मतलब एक रोड कौशाम्बी से आता होगा और दूसरा मथुरा से, और ये कहाँ मिलते थे? उज्जैनी में। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए यहाँ 200 ईसा पूर्व के बाद मणि या मन के बनाने के लिए गोमेद, इंद्रगोप और सूर्यकांत रत्नों का काम बड़े पैमाने पर होता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। समझ गए होगे फ्रेंड्स, यहाँ 200 ईसा पूर्व के बाद मणि के बनाने के लिए गोमेद, गोप और सूर्यकांत रत्नों का काम बड़े पैमाने पर होता था। आगे देखिए फ्रेंड्स।
सातवाहन काल में। ठीक फ्रेंड्स, कुषाण काल समाप्त हो गया। ठीक फ्रेंड्स, कुषाण कालों के बारे की बात हो चुकी है, देख लिया। यहाँ पे मनके वगैरह बनाए जाते थे कहाँ, कुषाण काल में। अब देखेंगे सातवाहन काल। सातवाहन काल में पश्चिमी और दक्षिणी भारत में तंगर, ठीक फ्रेंड्स, तंगर या तेर या पैठन या धान्यकट, अमरावती, नागार्जुनकोंड, बड़ौज, सुपारा, अरकामेडू, कावेरीपट्टनम नगर समृद्ध थे। ठीक फ्रेंड्स, मतलब कुषाण काल में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और बिहार, यूपी के इलाके समृद्ध थे। लेकिन यहाँ सातवाहन काल की बात बताई जा रही। पश्चिमी और दक्षिणी भारत में तंगर, पैठन, धान्यकटक, अमरावती, नागाकोंड, बड़ौज, सुपारा, अरकामेडू और कावेरी नगर समृद्ध नगर थे। ठीक फ्रेंड्स, कावेरी समृद्ध नगर थे, यानी कि ये बहुत अच्छे तरह से फल फूल रहे होंगे किनके शासनकाल में, सातवाहन के काल में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी वीडियो, नीचे कुछ है नहीं हमारे लायक। तो ये हमारा 23वां नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि चैप्टर नंबर 24 में। फ्रेंड्स, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, मैं इतने आपको डिटेल में जाके पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं आप क्यों नहीं लोग सब्सक्राइब करते हो, चैनल को लाइक नहीं करते हो। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये तो ऐसे ही मतलब पढ़ा रहा है, 1-1 घंटे की वीडियो बना दे रहा है, तो इससे कुछ नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में लिखने बिठा दिया जाए ना, तो वहाँ पे ट्रिक वगैरह नहीं चलती। वहाँ पे जो जो मेंस में पेपर होते हैं ना, वहाँ जाकर लिखना पड़ता है, और वहाँ यही काम आता है जो डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, वहाँ एक एक वर्ड लिखने को तो सब लिख के आते हैं, लेकिन जो पूरे चैप्टर की क्रीम, पूरी चैप्टर की मलाई जो लिख के आता है ना, जो एकदम डीप में, जो ये पेंसिल से मार्क किया लिखने को, तो मैं आप इस चैप्टर को मैं 10 मिनट में आपको पढ़ा दूँ। लेकिन वहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं ना, उसी से जो लिखने पड़ते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वही आंसर में छाप के आनी पड़ती है, तब जाके वहाँ सिलेक्शन मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए मैं कितना डीप में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, कितना डीप ले जा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, अगर आप लोग इधर उधर भटक रहे हो अभी भी, तो यूट्यूब पे हज़ारों चैनल हैं, हज़ारों लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना डीप में कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, और इतना ही डीप में हिंदी में कोई डाटा प्रोवाइड भी नहीं कराता है। ठीक फ्रेंड्स, तो खैर छोड़िए, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा तो करेंगे, अगर ना करना होगा तो ना करेंगे। और किसी को सिर्फ टाइम ही पास करना है, कि वो कहते हैं ना कि जस्ट किल द टाइम ऑन यूट्यूब, अगर किसी को टाइम ही पास करना है तो फिर हज़ारों चैनल हैं, हज़ारों लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आप घूमते रहिए। तो ठीक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप बस इंजॉय कीजिए जो आंसर के साथ, और कोऑपरेट कीजिए। ठीक फ्रेंड्स।